नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है राजस्थान संकट। वर्तमान में राजस्थान में जिस प्रकार की राजनीतिक उठापटक की स्थिति बनी हुई है, इस पूरे विषय को हम पॉलिटिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। इस विषय में हमने जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं उनको चर्चा में शामिल करने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून और उससे निकल रहे वर्तमान संकट के कांड, जैसे रोल ऑफ स्पीकर की स्थिति में काफ़ी कुछ कमियां हैं। इसके अलावा दल बदल कानून के अंदर कई कमियां हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों में जिस प्रकार की इस समय ऊहापोह की स्थिति है, या हम कहते हैं कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो कमज़ोर हुई है और आइडियोलॉजिकल बेसिस जो पार्टियों के जो कमज़ोर हुए हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो आज के हम चर्चा में शामिल करेंगे। पूरे प्रकरण को हम कुछ क्वेश्चंस के रूप में डिवाइड करते हैं। जैसे वर्तमान में जो वहाँ पे सचिन पायलटों के समूह के द्वारा किया जा रहा है, ये किसी प्रकार का कोई राजनीतिक विद्रोह है, या ये पार्टी डिसिप्लिन, दलीय अनुशासन का उल्लंघन है, या फिर ये किसी प्रकार का वर्तमान व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टिकोण से मसला है। स्पीकर की भूमिका किस प्रकार से रही, न्यायपालिका की भूमिका किस प्रकार से रही, और क्या जुडिशरी ने जो दखल दिया वो ठीक था, उचित था, आदि तमाम ऐसे पहलू हैं जो आज के हमारे डिस्कशन में हमने शामिल किए हैं। हमारे देश में जैसा कि हमको पता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें डिसेंट, डिफेक्ट और डेमोक्रेसी अर्थात असहमति, दल बदल और लोकतंत्र, इनके बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यदि हम आज़ादी की बात से देखें तो कोशिश की गई कि जो हमारे एमपी एमएलए हैं उनकी असहमति पार्टी के निर्णय के विरुद्ध, इसके अलावा पार्टी को छोड़कर दल बदल करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावनाओं को बनाए रखना, ये इस तरह का एक तीनों का संतुलन हमारी व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में स्थापित किया गया है, संसदात्मक लोकतंत्र में स्थापित किया गया है। क्योंकि हमें पता है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत भी आवश्यक है। यदि पार्टी टूटती है, दल बदल की प्रवृत्ति बहुत तेजी से होती है, तो राजनीतिक अस्थिरता होगी। राजनीतिक अस्थिरता जो होगी उसका परिणाम होगा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोरी आना। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की आकांक्षाओं को स्थापित करने का प्रयास करना अर्थात असहमति बनाए रखना, ये भी हमने अपनी व्यवस्था में पर्याप्त तरीके से रखा है। इस बात को मैं फोर्स कर रहा हूँ। डिसेंट, डिफेक्शन और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में असहमति भी हो लेकिन लोकतंत्र में बहुमत जो सरकार की चाहिए वो आसानी से टूट ना पाए, नहीं तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। तो अस्थिरता के साथ, अस्थिरता को रोकने के साथ असहमति का अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन, यह है इस पूरे व्यवस्था का निष्कर्ष जो हमारे यहाँ बनाई गई है, जो हमने कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं दल बदल के जो आदि को लेकर। तो अब हम आते हैं दल बदल को लेकर। क्या है दल बदल को लेकर स्थिति? दल बदल जो कानून है, इसकी शुरुआत 1967 के आम चुनाव के बाद
बदले हुए राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिणाम था। ये कानून जो आया बेसिकली से पीछे आने पीछे कारण था वो 1960 जो हमारे यहाँ माहौल बदले, जिसमें कांग्रेस की जो एक पार्टी की सरकार राज्य जो केंद्र में थी वो प्रवृत्ति टूटना शुरू हो गई। और उस प्रवृत्ति टूटने से मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि कई प्रकार के नए छोटे संगठन बन के आए जिन्होंने कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस की जगह विकल्प में प्रस्तुत करने की कोशिश करी। लेकिन इसी स्थिति में आयाराम और गैराम का दौर शुरू होता है, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक एक पार्टी से टूटकर दूसरी पार्टी में प्रवेश कर जाते थे अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु। ये जो माहौल था आयाराम गैराम का, इसमें आपको पता होगा कि बेसिकली एक हरियाणा के एमएलए थे गया लाल, जिन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी। ये मैंने उदाहरण रूप में दिया, आप तक पता होना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला था 67 के बाद। ऐसी स्थिति में केंद्र में जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इसके लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया, और उस कानून बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई ताकि विधायकों सांसदों द्वारा जो आसानी से दल बदल किए जाते थे उस प्रवृत्ति को रोका जा सके। एक कमेटी बनी वाईवी चौहान पैनल। इसके अलावा इस कमेटी के सुझाव पर यह कहा गया कि हमें 2 सेपरेट लेजिस्लेटिव प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों ही विफल हो गए। एक उमाशंकर दीक्षित नेतृत्व किया गया 1973 में और दूसरा शांति भूषण के नेतृत्व में 1978 में। लेकिन तीसरा जो प्रयास किया गया, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी का देहांत हो गया था, और उस दौर में यह कानून बन के आया दल बदल कानून। इस कानून से हमारे संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया। ये कोई मामूली कानून नहीं था। संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ में दल बदल का पूरा कानून लागू कर दिया गया। इस कानून को जो लागू किया गया वो केवल केंद्र पे नहीं, केंद्र के साथ राज्यों पे भी ये कानून अप्लाई किया गया था। इसमें दल बदल के आधार पे सदस्य की अयोग्यता की प्रक्रिया प्रोसेस को तय किया गया कि किन आधारों पे वो डिस्क्वालीफाई होगा, ग्राउंड्स कौन से होंगे, और तय कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज विधानसभा स्पीकर इन स्टेट असेंबली और लोकसभा स्पीकर इन लोकसभा, तो और आल्सो इन राज्यसभा। इसमें अयोग्यता के प्रश्न पे अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस के पास। अयोग्यता के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि कोई सदस्य सदन का किसी दल से संबंधित है, वो यदि स्वेच्छा से उस दल की मेंबरशिप छोड़ दे तो वो दल से तो अयोग्य हो ही जाएगा, वो सदन से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो 2 प्रकार की अयोग्यता, दल से तो निकल ही जाएगा तो वो खुद ही छोड़ा है उसने, वॉलंटरी उसने गिव अप किया है उसको, लेकिन यदि ऐसा कहता है तो सदन से भी उसकी मेंबरशिप जो एमएलए एमपी का जो पद है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा यह है कि यदि वो अपनी पार्टी के विरुद्ध, जो पार्टी ने व्हिप जारी किया, जो आदेश दिया अमुक मसले पे वोटिंग का कि हमारा स्टैंड ये रहेगा, उसके विरुद्ध जाके वोटिंग करे, व्हिप के अनुसार वोटिंग ना करे, या फिर पार्टी के व्हिप के अनुसार जिस दिन कोई प्रमुख वोटिंग का निर्णय होना था उस दिन पार्टी ने कहा कि भाई आपको आना है और ये वोटिंग डालनी है इस मुद्दे पे, ये इस तरह का हमें निर्णय लेना है, हम पक्ष में रहेंगे कि विपक्ष में रहेंगे अमुक निर्णय के, और वो उसके खिलाफ जाके वोटिंग करे, या फिर वो बिना पार्टी को बताए एब्सेंट हो जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं
उनके बीच में से मेजॉरिटी ली जाती है। हमने वोटिंग पैटर्न पढ़ा था। तो ऐसी स्थिति मान लो फ्लोर टेस्ट के दिन है, अचानक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और पार्टी ने विप जारी किया कि सबको उपस्थित होना है और कुछ सदस्य उपस्थित नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में पार्टी का चुनाव परिणाम, पार्टी का जो मैजिक फिगर है वो कम हो सकता है, मैजिक नंबर। तो उसको ये 3 तरह की अयोग्यताएं रखी गई, स्वेच्छा से खुद छोड़ दे, या पार्टी के विप के विरुद्ध जाके वोटिंग करे, या अब्सेंट हो जाए, उपस्थित ना हो। इसमें एक राइडर लगाया गया कि यदि वो पार्टी को 15 दिन पहले बता दे, वोटिंग वाले दिन से 15 दिन के अंदर से 15 दिन के बाद कारण बता दे और उसकी पार्टी उसको खेद कर दे, पार्टी स्वीकार कर ले उसके कारणों को, तो हो सकता है पार्टी माफ कर दे, तो उसकी अयोग्यता का जो प्रावधान है वो भी रोक दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति बनती है दल बदल में अयोग्यता को लेकर। इसके अलावा अयोग्यताएं और भी हैं, जैसे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले आफ्टर इलेक्शन, या कोई नॉमिनेट मेंबर है राज्यसभा में, लोकसभा में, और 6 मंथ के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ऐसी स्थिति में वो अयोग्य हो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। एक अपवाद आपको पता होना चाहिए जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता, कि यदि कोई मेंबर जो कि स्पीकर चुन लिया जाए और स्पीकर चुनने के बाद यदि वो पार्टी छोड़ दे ताकि स्पीकर के पद की न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता को स्थापित कर सके, वो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारा प्रावधान ऐसा वो करता है, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। हमारे यहाँ व्यवस्था है, इसकी प्रावधान है, लेकिन किसी इस्तेमाल की आमतौर पर देखा गया कि जो स्पीकर होते हैं वो साथ में पार्टी के एक्टिव मेंबर भी होते हैं, और यही कारण है कि स्पीकर के द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, आमतौर पे उन पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि उस पद से आशा है निष्पक्षता की, न्यूट्रलिटी की, लेकिन व्यवस्था होने के बावजूद हम उसको पॉलिटिकल पार्टी से लिंक रखते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हितों में टकराव होता है। उसका रोल है न्यूट्रल होना, लेकिन उसके साथ वो पार्टी के मेंबर को में काम कर रहा है सदन में। और हमें ये पता है कि जब भी किसी मसले पे मतदान इस सदन में हो रहा है और डिसाइडिंग वोट डालना है, मतलब बराबरी पे हाँ ना हुई है, तो स्पीकर का निर्णय अंतिम फैसले को तय करता है। ये बात मैंने इसलिए बोली ताकि समझ में आपको आए कि स्पीकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और उस भूमिका के साथ क्या एक संकट जुड़ा हुआ है जो उसकी निष्पक्षता को कमजोर करता है। इसमें अपवाद एक तो यह है, दूसरा अपवाद है इसके अंदर कि यदि दल बदल एक व्यक्ति का नहीं हो रहा है, 2/3 मेंबर पार्टी के निकल के अलग हो रहे हैं, तो वो दल बदल नहीं होगा, वो पार्टी का विभाजन होगा और दूसरी पार्टी में विलय हो जाएगा। तो ये संभव है 2/3। इसमें चेंज किया गया है, शुरुआत में 2/3 नहीं था ये, लेकिन बाद में इसको 2/3 कर दिया गया ताकि जो संख्या है वो बड़ी हो जाए और आसानी से पार्टी टूटे नहीं। पहले ये 1/3 का था, 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे 2/3 कर दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में वो दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो स्पीकर का निर्णय है क्या वो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने
एक फैसले के दौरान ये स्पष्ट किया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन उसी मुद्दे पर हुआ जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंतिम निर्णय आ जाएगा। तो यह पूरा मामला था। राजस्थान में सीपी जोशी जी ने, जो कि वहां के स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा 2 सेक्शन 1A के तहत नोटिस जारी किया था। और जो उन्होंने नोटिस जारी किया था उस नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जो विद्रोही और बागी विधायक थे, मैंने पहले कहा था कि क्या ये राजनीतिक विद्रोह है, तो हाँ ये राजनीतिक विद्रोह है। क्या है दलित शोषण खिलाफ है? हाँ दलित शोषण खिलाफ है। तो इनने जो राजनीतिक विद्रोह किया, इस विद्रोह खिलाफ सीपी जोशी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा 2 सेक्शन 1 तहत नोटिस जारी किया था। और इस नोटिस को जब चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया। अब हाई कोर्ट ने ये जो किया, उसमें एक बात समझनी है कि क्या वास्तव में सीपी जोशी ने जो नोटिस जारी किया था उसका आधार था। ये 3 आधार थे जो हमने पढ़े ऊपर अयोग्यता के। हालांकि नोटिस जारी किया था, अभी पूरा निर्णय नहीं आया था, लेकिन उन्होंने विधायकों के खिलाफ दल बदल को लेकर शुरुआती प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो पहला प्रश्न बनता है कि क्या वो नोटिस जारी किया गया इतनी जल्दी, इतने कम समय में, क्या ये उन्हें जारी करने का हक है? क्योंकि दल बदल कानून में ये साफ लिखा है कि सदन के भीतर होने वाले कार्यों के लिए अयोग्यता है। यदि वो वोट करते हैं या नहीं करते हैं, वहां पे साफ कोट है सदन, हाउस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां पे जो कुछ हुआ वो ये था कि पार्टी ने एक बैठक बुलाई और मीटिंग बुलाकर इन विधायकों को उसमें बुलाया गया। वो मीटिंग में नहीं आए तो उन्हें अयोग्य कर दिया गया। तो हमारा तो कहना यह है कि जो पार्टी ने विप बुला के मीटिंग जारी करी और मीटिंग के लिए विप जारी किया, उनको आदेश दिया बुलाने का, वो नहीं आए, तो बेसिकली ये दल बदल के अंदर नहीं आता। दल बदल कानून दल बदल को रोकता है, लेकिन सदस्यों द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं उसको नहीं रोक सकता। अर्थात यदि पार्टी के बाहर दल के पार्टी का कोई सदस्य सदन के बाहर पार्टी विरुद्ध असहमति जता रहा है या अपनी कोई बात रखा है, तो वो दल बदल का आधार नहीं हो सकती। तो इस रूप में सीपी जोशी जी का निर्णय जो था वो एंटी डिफेक्शन लॉ क्लॉज के तहत नहीं आता था। इसलिए आज जो न्यूज़ आई वो ये आई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका लगाई थी वो सब वापस ले ली हैं। अभी तक का डेवलपमेंट ये चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरा पहलू ये है कि जुडिशरी ने जिस तरह से शुरुआती लेवल में ये दखल दे दिया और अयोग्यता की प्रक्रिया को रोक दिया, जो शुरू करी गई थी प्रक्रिया उसे रोक दिया, क्या ये करना सही था? क्योंकि फाइनल डिसीजन आया था, उसके बाद यदि मेंबर जाते जिनको अयोग्य ठहराया गया था, और फिर तो सुप्रीम कोर्ट सुनने का हक है, ऑलरेडी ये फैसला दे चुका है कि नहीं जुडिशियल रिव्यू संभव है। लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया पर ही जो उन्होंने दखल दिया, क्या ये ठीक है? इस तरह की स्थिति आगे चल के कहीं सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को कमजोर ना करे। ये इस घटनाक्रम का एक और आयाम है कि जो हम चाहते हैं कि संस्थाओं के बीच शक्ति और प्रतिकरण बना रहे, ऐसा ना हो कि जुडिशरी का दखल एग्जीक्यूटिव मामले में बढ़ जाए। और क्या हमें मानना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ होने से ये बढ़ गया है? क्योंकि आमतौर पर अयोग्यता के प्रश्न को
न्यायपालिका में चैलेंज जरूर किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि कोर्ट पे क्यों पहुंचता है, ये भी समझना पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा था कि 1985 से जब से दल बदल कानून आया है, हम देखते हैं कि जो स्पीकर की भूमिका है वो आमतौर पे दलीय आधार पे प्रमुख रूप से भारत में रही है, और इस कारण से उनका निर्णय जो है वो न्यायपालिका में चला जाता है। तो एक बड़ा कारण ये है, और मैंने इसलिए कहा था कि हमारे यहाँ स्पीकर के पद की न्यूट्रलिटी हम स्थापित नहीं कर पाए हैं, गरिमा स्थापित नहीं कर पाए हैं, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये दल बदल कानून था, इसने समस्याओं को सुलझाने के बजाय कई सारी नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि स्पीकर के पद की गरिमा कम हो गई है, क्योंकि जो निर्णय लेता है दलीय आधार पे चैलेंज होते हैं, बाद में निर्णय आलोचना घेरे में आते हैं, तो स्पीकर के पद की गरिमा खत्म हो गई है। एमपी एमएलए उनको भी इस कानून ने बांध दिया है, क्योंकि वो भी ना भी सहमत हो किसी कानून से या किसी निर्णय से पार्टी के, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी निर्णय साथ ही रहना पड़ा, नहीं तो विप के अनुसार वो दल बदल के दोषी हो जाएंगे। इसके अलावा इससे लेजिस्लेटिव भूमिका कमजोर हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव जुडिशरी के दौरान निर्देशित हो रही है यहाँ पे कि ये अयोग्य होंगे कि ये अयोग्य नहीं होंगे, कि स्पीकर को निर्णय वापस लेना पड़ेगा। तो ये भी एक है। इसने गवर्नर की भूमिका को कमजोर कर दिया है, जो गवर्नर के पद की गरिमा थी उसे भी कमजोर किया है, और जुडिशियल इंटरफेरेंस को बढ़ावा दे दिया है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हालात बन गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के आने से। ये मैंने इसके डिसएडवांटेजेस को चर्चा कर दिया कि इसने डिबेट और डिस्कशन खत्म कर दिया है, क्योंकि सभी पार्टी के मेंबर्स पार्टी के अनुशासन से बंधे रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि वो ऐसा कुछ करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। पहला पॉइंट बोला है कि टू स्प्लिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है कि जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं इच्छाओं को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पार्टी के निर्णय को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो दल बदल में आ जाएंगे। रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो मसले बन के आ गए हैं। सबसे गंभीर मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पे कोई राजनीतिक समस्या है, उसका निर्णय समाधान हम विधिक तरीके से कर रहे हैं। लीगल प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन हो रहा है जुडिशियल तरीके से, ना कि लेजिस्लेटिव के माध्यम से हो रहा है। होना चाहिए कि राजनीतिक मसलों का, राजनीतिक समस्याओं का हल राजनीतिक तरीकों से होना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति है। तो ये तमाम ऐसे पहलू आ रहे हैं जिससे हम ये कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ से एडवांटेजेस आए हैं। पार्टी की स्टेबिलिटी बढ़ी है, कैंडिडेट्स पार्टी प्रति लॉयल हो गए हैं, पार्टी डिसिप्लिन प्रमोट हुआ है, मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अब ज़्यादा संतुलित हो पाया है, करप्शन कम हुआ है। लेकिन ये वास्तव में उतना प्रभावी नहीं रहा जितना होना चाहिए था, बजाय इसने कई चीज़ों को बढ़ावा दे दिया है। तो ये हमने पूरा मसला समझा। स्टेप्स क्या होने चाहिए, अगला चर्चा का विषय ये है। स्टेप्स ये कि एक तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ का बहुत ही ताकि तरीके इस्तेमाल करें, रेशनल यूज करें। कुछ प्रमुख मामलों में ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, ये नहीं कि किसी भी मसले में एंटी डिफेक्शन लॉ को हम शामिल कर लें। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ऐसे मसले, ऐसे काम जहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी गिरती हो या उसको नुकसान पहुँचता हो, जैसे बजट पास करना हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, उसी में ही अयोग्यता को रखो, बाकी में नहीं। इसके अलावा कई लोगों का ये कहना भी है कि इलेक्शन कमीशन का सुझाव एडवाइस है कि जो निर्णय होता है अयोग्यता का, डिसीजन जो होता है डिस्क्वालीफाई करने का मेंबर को, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर होता है, वो उससे लेकर केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर पास कर दी जाए, और वो भी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे काम करें।
तो काफ़ी हद तक ये जो अभी समस्या आ रही है वो नहीं होंगी। इसके अलावा एक और सुझाव दिया गया कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए इस पूरे मसले को हल करने के लिए। ये जस्टिस वर्मा ने कहा था 1992 में फैसले के दौरान कि ये भी होना चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक स्पीकर के पद के साथ जो समस्या आ रही है वो नहीं आएगी। और लास्ट, पार्टियों के बीच में डेमोक्रेसी नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अधिकांश पार्टियां जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रही हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम में काम कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र ना होने से पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक तरह से हम देखते हैं कि वंशवाद, डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है। पार्टी हाई कमांड सिस्टम में काम कर रही है जो कि डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही है। तो ये एक चिंता की बात है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम कर रही है। पार्टी के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो अपने सदस्यों की, जो निचले तबके कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज को भी सुना जा सके। ऐसे मंच, ऐसे फोरम होने चाहिए पार्टी के अंदर। उनकी जो सलाह है, एडवाइस है, उस पर डिस्कशन हो पार्टी के अंदर। पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो। तो जितना पार्टी अधिक डेमोक्रेटिक होगी उतना ही उसके अंदर इस तरह की समस्या आएंगी जो हम समस्याएं नहीं आएंगी जो हम आज वर्तमान देख रहे हैं। पार्टियों के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी ना होने के कारण लगातार वहां पे फैक्शंस हो रहे हैं, पार्टी टूटन हो रही है। स्पेशली हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसी प्रकार और भी दलों में स्थिति है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, पार्टी स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। इसके लिए भी पार्टियों के अंदर भी किसी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जाए कि ये सही पार्टी फॉलो करना है। रेगुलर लेवल पे उनके अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक तरीके होना चाहिए। उनके प्रांत के जो मेंबर्स हैं, केंद्रीय जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट जो पद होते हैं पार्टी के अंदर, उन सबका चयन लोकतांत्रिक तरीके होना चाहिए, ना कि पार्टी के जो हाई कमान है, जो आला कमान है, उनके द्वारा निर्णय लिया जाए। इससे काफ़ी हद तक बदलाव आएगा। तो ये आज पूरा डिस्कशन का विषय था। कुछ वेरियस रिकमेंडेशंस भी आई हैं डिफरेंट में। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कहा था कि भाई इसमें इस तरह का हमें बदलाव लाना चाहिए। तो मैंने कुछ कमेटी नाम भी लिख दिया ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी कमेटी थी। इसके अलावा हलीम कमेटी है 1988 में, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर उन्होंने बात कही है। दिनेश गोस्वामी कमेटी तो हालांकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर उन्होंने बोला है, लेकिन हलीम कमेटी जो थी 1988 में वो स्पेशली एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आई थी। और हलीम कमेटी को आपको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो वॉलंटरी स्वेच्छा से पार्टी सदस्य छोड़ने का जो प्रावधान रखा गया था हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया है। लॉ कमीशन ने भी कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ इसके लिए रिपोर्ट्स दी हैं कि भाई इस तरह से हमें चलना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन हम ये करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ से कुछ हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हुई है, लेकिन हम तमाम डिस्कशन के बाद ये कहते हैं कि इससे कई प्रकार की नई समस्याएं भी आई हैं और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस कानून को समय के साथ और अधिक तार्किक बनाएं और अधिक बेहतर बनाएं, ताकि ये वास्तविक मायनों में हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर करने में योगदान दे और व्यवस्था को और अधिक बेहतर करे। तो ये हमारा डिस्कशन का आज चर्चा का विषय रहा। लास्ट में हम एक क्वेश्चन मेंस का लेते हैं। एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून के प्रावधानों को एग्जामिन कीजिए, जांच की, आकलन कीजिए। हैज दिस लॉ लार्जली फेल्ड टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या है कानून व्यापक स्तर में अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने में विफल रहा है? डिस्कस। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया मेंस के लिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपने क्वेश्चन पे अपने आंसर लिखकर शेयर करिए। ये स्टेट एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम सभी में आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।